हेलो एवरीवन, वेलकम टू विंध्य आयुर्वेदा क्लासेस। आज हम अगर तंत्र विषय का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज वेग अनुसार स्थावर विष के लक्षण। इस क्लास में हम लक्षण पढ़ेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम वेग अनुसार स्थावर विष की चिकित्सा पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम इजी ट्रिक से इसे याद करते हैं। तो देखिए, चरक जी ने स्थावर विष के 8 वेग बताए हैं, है ना। और कहाँ पे वर्णन है ये? चरक चिकित्सा स्थान के 23वें अध्याय में 18 से 20 नंबर श्लोक में। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रथम वेग की। यहाँ पर क्या हुई? रस दुष्टि होती है। ठीक है, देखो जब हम पढ़ते हैं रस रक्त मांस में इसी तरह से पढ़ते हैं ना, तो उन्होंने भी यही बताया चरक जी ने कि प्रथम में सबसे पहले रस धातु की दुष्टि होगी, है ना। अब लक्षण क्या क्या मिलेंगे? तो देखो, पिपासा, प्रसेक, क्लम, मोह, दंत हर्ष, वमन। इसे आप ऐसे याद कर सकते हैं कि माउथ से रिलेटेड हमें सारे सिम्टम्स मिल रहे हैं। देखो, पिपासा जो होती है, प्यास मुख से लगती है ना। प्रसेक मुख से होता है, ठीक है। देन दंत हर्ष, है ना। दंत हर्ष, दांतों में हर्ष हो रहा है ना। वमन हो रहा है, मुख से ही वमन होता है ना। अब याद हमें यहाँ पे रखना है क्लम और मोह। ठीक है, तो पिपासा, प्रसेक, क्लम, मोह, दंत हर्ष, वमन, ये माउथ से याद कर सकते हैं। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि हमने कोई विष यदि खा लिया गलती से, तो सबसे पहले मुंह से जो भी रिलेटेड सिम्टम्स है ना, वो देखने को मिलेंगे। अब देखिए, सेकेंड वेग में क्या हो रहा है? रस के बाद रक्त धातु आती है, तो सेकेंड वेग में रक्त दुष्टि हुई। ठीक है, अब देखो, मुंह में जैसे ही विष गया, थोड़ी देर बाद क्या होगा? उसे मूर्छा आने लगेगी। तो मूर्छा पॉइंट बना के यहाँ पे चलना कि पहले तो फर्स्ट वेग में माउथ में गया, सेकेंड वेग में मूर्छा, जृंभा, भ्रम है। ठीक है, उसके बाद वेपतु है। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज तमक श्वास। तमक श्वास को हमें पता है कि इसके 2 भेद होते हैं ना, संतमक और प्रतमक। तो उससे याद कर लेना कि सेकेंड में आएगा, है ना। सेकेंड में आएगा। इसके कितने भेद है? 2 भेद है। तो 2 भेद से याद कर लेना कि सेकेंड वाले में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर तमक श्वास इंपॉर्टेंट है, मूर्छा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, एक और इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पे वैवर्ण। ठीक है, विवर्णता। हमें पता ही ना कि जब रक्त की दुष्टि होती है ना, रक्त जो होता है वो वर्ण के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ना हमारे। तो वैवर्ण किस में आएगा? सेकेंड वाले में आएगा। ठीक है, द्वितीय वेग में। फिर अंग, चिमचिमाहट, ठीक है, जृंभा, भ्रम, ये सारी चीजें याद रखनी है। तो प्रथम वेग हो गया। प्रथम वेग में हमने मुंह से रिलेटेड सारे सिम्टम्स पढ़े। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रखना है याद, वमन। ठीक है, प्रथम वेग में। द्वितीय वेग में मूर्छा है, वैवर्ण है, तमक श्वास है। ठीक है, अब आता है थर्ड वेग। देखो, तृतीय में अब मांस दुष्टि होगी। ठीक है, रस रक्त, देन थर्ड में मांस दुष्टि हुई। और मांस दुष्टि के लक्षण क्या क्या मिलेंगे हमको? मंडल, कंडू, कोट और शोथ। ठीक है, तो ये तो हमें याद रहेगा। अब देखो, फोर्थ वाला वेग इंपॉर्टेंट है। रस रक्त मांस के बाद मेद नहीं है यहाँ पे। फोर्थ में है सर्वदोष प्रकोप। दिस इज इंपॉर्टेंट। फोर्थ में क्या होगा? सर्वदोष प्रकोप होगा। तो इसमें सार्वदेहिक लक्षण मिलेंगे। कौन कौन से? वमन, ठीक है, दाह हो गया, अंगमर्द हो गया, मूर्छा हो गया, ये सार्वदेहिक लक्षण है ना। देखो, जो फिफ्थ वेग है उसमें जो है नेत्र में चले जाएगा विष। ठीक है, तो नेत्र से रिलेटेड हमें सिम्टम्स फिफ्थ में मिलेंगे। इसको आप कैसे याद कर सकते हैं? हमें पता है कि सर्व इंद्रियों में जो पंच इंद्रिया होती है, पंचेंद्रिय, उसमें सबसे ज़्यादा प्रधान कौन सी होती है? नेत्र होती है। नेत्र जो है सबसे प्रधान है ना, तो 5 से याद रखना कि फिफ्थ में नेत्र है। तो वहाँ पे हमें क्या क्या मिलेगा? तमः प्रवेश और नील वर्ण दर्शनम। ठीक है, तो फिफ्थ में नेत्र आ गया। अब देखो, सिक्स्थ वेग में हिक्का है। देन सेवंथ में स्कंद भग्न है, तो स से याद कर लेना है ना। सप्तम में स्कंद भग्न है। ठीक है, स से याद हो जाएगा। अष्टम में तो मृत्यु है ना, सबसे लास्ट में तो मृत्यु है। सिक्स्थ में क्या है? हिक्का। तो ये इंपॉर्टेंट है कि सिक्स्थ में हिक्का है, ये हमें याद रखना है ना। ओके, तो हमने आचार्य चरक जी अकॉर्डिंग याद कर लिया। ठीक है, तो प्रथम वेग में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है? वमन याद रखना है। ठीक है, द्वितीय वेग में मूर्छा और तमक श्वास याद रखना है और वैवर्ण याद रखना है। ठीक है, ये 3 इंपॉर्टेंट है। तृतीय में मांस दुष्टि है, तो मंडल, कंडू, कोट, शोथ, ये याद ही रहता है। ठीक है, चतुर्थ में सर्वदोष है। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। और देखो, फर्स्ट वाले में भी वमन है और फोर्थ में भी वमन है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब फिफ्थ में नेत्र है। ठीक है, तमः दर्शन, विविध नीलवर्ण दर्शन, ये काय में? फिफ्थ में है ना। आइज वाला इन्वॉल्वमेंट फिफ्थ में आएगा। फिर सिक्स्थ में हिक्का है, सेवंथ में स्कंद भग्न और 8th में मृत्यु। ओके, अब हम देखते हैं आचार्य सुश्रुत अकॉर्डिंग। तो देखिए, सुश्रुत जी ने स्थावर विष के 7 वेग बताया है। ठीक है, कहाँ बताया? सुश्रुत कल्प स्थान के 2nd अध्याय में 35 से 39 नंबर श्लोक में उन्होंने 7 वेग और उनके लक्षण बताए। अब इसे हम ट्रिक से लर्न करते। देखो, प्रथम वेग में क्या होगा?
सबसे पहले उन्होंने जिह्वा का यहाँ पे वो किया है कि जिह्वा के लक्षण मिलेंगे, ठीक है, वो श्याव हो जाएगी, स्तब्ध हो जाएगी, और मूर्छा और श्वास भी फर्स्ट में बता दी। देखिए जब हमने चरक जी का पढ़ा था तो हमने क्या पढ़ा था, उन्होंने प्रथम वेग में माउथ से रिलेटेड सिम्टम्स तो बताए थे, मतलब उन्होंने पिपासा बताया था, वमन भी वहाँ पर बताया था, है ना, फिर दंत हर्ष बताया था, तो वमन, दंत हर्ष, पिपासा ये चीज़ें बताई थी, उन्होंने पर्टिकुलर नहीं बताया था। अब देखिए सुश्रुत जी जो थे ना वो तो बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर थे, वो सर्जन है ना, तो ये बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर है, उन्होंने स्पेसिफिक किसके ऊपर बता दिया है, जिह्वा का बताया है ना। और उन्होंने क्या बोल दिया कि मूर्छा और श्वास भी फर्स्ट में ही हो जाएगी, जबकि चरक जी ने क्या बताया था, जो मूर्छा है वो उन्होंने सेकेंड वेग में बताया, ठीक है। श्वास में भी उन्होंने तमक श्वास, हमने पढ़ा ना तमक श्वास के दो भेद है, संतमक और प्रतमक, तो उन्होंने चरक जी ने ये भी किस में बताया, सेकेंड वेग में बताया। लेकिन सुश्रुत जी बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर, बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक थे, उन्होंने पहले तो पूरे मुंह में से स्पेसिफिक जिह्वा को चुना कि जिह्वा श्याव स्तब्ध हो जाएगी, जबकि चरक जी ने स्पेसिफिक मुंह वाले सिम्टम्स बता दिए थे फर्स्ट में, ठीक है। और उन्होंने मूर्छा और श्वास को भी कहाँ ले आए, चरक जी ने तो सेकेंड में बताया, लेकिन जो सुश्रुत जी ने वो फर्स्ट में ही ले आए, उन्होंने बोला नहीं फर्स्ट में ही मूर्छा आ जाएगी और श्वास हो जाएगी, ठीक है। फिर देखिए सेकेंड में इन्होंने क्या बोला है, फर्स्ट में ये जिह्वा पे चले गए, अब सेकेंड पे ये कंठ में चले गए, है ना, मतलब कंठ में रुजा हो गई, ठीक है, वेपथु, और विष आमाशय प्राप्तम कुरुते हृदय व्यथा वेदना, ठीक है। और कंठ में जाके डायरेक्ट विष कहाँ चला गया, कंठ रुजा हुई, देन आमाशय में जाकर हृदय वेदना करने लगा विष, ठीक है। तो सेकेंड में इन्होंने कंठ और आमाशय को इन्वॉल्व कर लिया, कंठ हो गया और ये आमाशय, ठीक है, जबकि फर्स्ट वेग में सुश्रुत जी ने जिह्वा बताया है ना। थर्ड वेग में क्या हुआ, आमाशय में तीव्र शूल, देखो सेकेंड में तो आमाशय में पहुंच गया था, लेकिन थर्ड में अब आमाशय में तीव्र शूल करने लगा, तालु शोष, ठीक है, तालु शोष तृतीय में बताया है, ठीक है, ये याद रखना। इसको कैसे याद रखना, टी से याद रखना कि तालु भी टी से तृतीय है ना, मतलब तृतीय वेग में तालु शोष बताया है। अब नेत्र वैवर्ण्य, नेत्र का वर्णन, मतलब जो नेत्र से संबंधित वर्णन है वो भी इन्होंने थर्ड में किया है, जबकि चरक जी ने किस में किया था, फिफ्थ में किया था, ठीक है। तो सुश्रुत जी ने थर्ड में बताया है कि अब नेत्र में विवर्णता आ गई, ठीक है। चतुर्थ वेग में क्या हो जाएगा, पक्व आमाशय तोत, ठीक है, का से शिरो गौरव हिक्का आंत्रकूजन। तो देखो इसको आप एक ट्रिक से याद कर सकते हैं कि काशी 4 पहिए की गाड़ी से जाएंगे, है ना, पहिया की गाड़ी से जाएंगे, इस तरह से आप लिख लीजिए, है ना, ठीक है। काशी 4 पहिए की गाड़ी से चलो, ये याद कर लो। तो देखो काशी से क्या हो जाएगा, का से हो जाएगा कास, ठीक है, श से हो जाएगा शिरो गौरव, ठीक है, 4 से मतलब किसकी बात कर रहे हैं हम, फोर्थ वेग की बात कर रहे हैं। पहिया से प से हो जाएगा पक्व आमाशय तोद, ठीक है, फिर ही से हो जाएगा हिक्का, आ से हो जाएगा आंत्रकूजन। तो यदि आपको ये ट्रिक याद है तो आपको फोर्थ, जो सुश्रुत जी ने फोर्थ वेग बताया उसके सारे लक्षण यहाँ पर मोस्टली कवर हो जाएंगे, है ना। अब देखिए पंचम वेग में उन्होंने क्या बताया है, पक्वाधान शूल, ठीक है, पर्व भेद, कफ प्रसेक, ठीक है, वैवर्ण्य, सर्व दोष प्रकोप। अब देखो यहाँ पर फिफ्थ में सर्व दोष है, वहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, चरक जी ने फोर्थ वाले में सर्वदोष प्रकोप बताया है, पंच में उन्होंने इंद्रिया बताई है, जबकि इन्होंने क्या कर दिया है, थर्ड वाले में नेत्र बताया है, और जो पांचवा है ना उसमें सर्वदोष प्रकोप बताया है, ओके। और देखो पंचम में सारे पीपी वाले लक्षण है, पक्वाधान शूल हो गया, ठीक है, देन पर्व भेद हो गया, प्रसेक हो गया, ठीक है, तो इससे भी हमें थोड़ा बहुत याद रहेगा। अब षष्टम वेग में वहाँ पे सिर्फ हिक्का थी चरक जी, लेकिन सुश्रुत जी स्पेसिफिक थे, उन्होंने क्या बोला कि हिक्का तो ठीक है, और भी ज़्यादा बड़ी चीज़ें हो जाएगी, मतलब कि बुद्धि प्राणनाश हो जाएगा ना, तीव्र अतिसार हो जाएगा, ठीक है, चरक जी ने सिर्फ हिक्का बोला था। अब सेवंथ में क्या होगा, स्कंद पृष्ठ कटी भग्न, वहाँ पर चरक जी ने क्या बोला, सिर्फ स्कंद भग्न बताया था सप्तम में, लेकिन यहाँ पे इन्होंने कुछ और भी जोड़ लिया, इन्होंने बोला स्कंद तो ठीक है, पृष्ठ कटी भग्न भी हो जाएगा, ओके। और श्वास अवरोध से मृत्यु, क्योंकि इन्होंने लास्ट में अष्टम वेग तो बताया नहीं, तो इन्होंने सप्तम में ही बता दिया कि पहले स्कंद पृष्ठ कटी भग्न होगा, श्वास अवरोध से मृत्यु हो जाएगी, ठीक है, सेवंथ वेग में, ओके। एक बार और हम देख लेते हैं। देखिए सुश्रुत जी ने स्थावर विष के पहले तो 7 वेग बताया है ना, ये हमें पता होना चाहिए। अब देखो प्रथम वेग में इन्होंने पर्टिकुलर मतलब एक स्पेसिफिक चीज़ बता दी, वहाँ पर चरक जी ने मुख वाले सारे सिम्टम्स बताए थे, इन्होंने जिह्वा को पकड़ लिया स्पेसिफिक कि जिह्वा श्वास स्तब्ध हो जाएगी, मूर्छा हो जाएगी, श्वास हो जाएगा, है ना ये।
अब पहले में जिह्वा आ गई ना, जिह्वा के बाद विष कहाँ चला गया, कंठ में, और फिर कंठ से आमाशय में, मतलब कंठ रुजा वेपतु विष आमाशय प्राप्तम कुरुते हृदय व्यथा, ये काय में सेकेंड वेग में है। अब थर्ड में यहाँ पर नेत्र आ गए, ठीक है, और तालुशोष, टीटी से याद रखना, ठीक है। तृतीय में तालुशोष है और नेत्र वैवणता है। फोर्थ में इन्होंने क्या बताया है कि ये वाली ट्रिक याद कर लेना, काशी 4 पहिए की गाड़ी से जाएंगे तो उससे आप याद कर सकते हैं, फोर्थ वेग आपको याद हो जाएगा। पंचम में पीपी वाले हो जाएंगे, पक्वाधान शूल हो गई, पर्व भेद हो गया, प्रसेक हो गया, ठीक है। और सर्वदोष प्रकोप यहाँ पे फिफ्थ में है, ठीक है। जी ने सिक्स्थ में हिक्का बताया यहाँ पर, लेकिन तीव्र अतिसार और बुद्धि प्राणनाश बताया है ना। और सेवंथ में क्या है, स्कंद, वहाँ पे सिर्फ स्कंद भग्न था सेवंथ में, और क्योंकि 8 वेग बताए थे तो 8वें में मृत्यु बताई, लेकिन इन्होंने तो 7 ही वेग बताया, तो इन्होंने यहाँ पे बोल दिया स्कंद पृष्ठ कट्टी भग्न प्लस श्वासावरोध से मृत्यु। ओके, तो स्थावर विष के 7 वेग और उनके लक्षण सुश्रुत जी अकॉर्डिंग हो गए, और स्थावर विष के 8 वेग और उनके लक्षण चरक जी अकॉर्डिंग हो गए, ठीक है। अब हम इसकी एक समरी पढ़ते हैं। तो स्थावर विष वेग चरक जी के अकॉर्डिंग 8 है, सुश्रुत जी के अकॉर्डिंग 7 है। ओके, फिर देखिए चरक जी ने सेकेंड वेग में तमक श्वास बताया ना, और सुश्रुत जी ने फर्स्ट वेग में श्वास बताया है, ठीक। देन नेक्स्ट इज चरक जी ने 6th वेग में बताया हिक्का, जबकि सुश्रुत जी ने 4th वेग में हिक्का बताया ना। हमने कैसे याद किया था कि काशी 4 पहिए की गाड़ी से जाएंगे, है ना, तो सुश्रुत जी ने 4th में हिक्का बताई है ना। अब देखिए चरक जी ने 5th वेग में तमह प्रवेश और विविध नीलवर्ण दर्शन, मतलब आई से रिलेटेड 5th में बताया है सिम्टम्स, जबकि सुश्रुत जी ने 3rd वेग में बताया है ना कि नेत्र वैवर्ण मिलेगी, है ना। अब चरक जी ने 7th वेग में बताया स्कंद भग्न, और 8th में उन्होंने मृत्यु बताई है, जबकि सुश्रुत जी ने तो 7 ही वेग बताए, तो उन्होंने 7वें में बता दिया स्कंद पृष्ठ कट्टी भग्न एंड मृत्यु। फिर देखिए चरक जी ने 4th वेग में बताया कि सर्वदोष प्रकोप होगा, ठीक है। सुश्रुत जी ने 5th वेग में सर्वदोष प्रकोप बताया है। अब ये इंपॉर्टेंट चीज है कि चरक जी ने 1st 4th दोनों ही वेगों में क्या बताया है, वमन होगा, ठीक। फिर चरक जी अकॉर्डिंग 2nd वेग में है मूर्छा, जबकि सुश्रुत जी अकॉर्डिंग 1st वेग में मूर्छा है, ठीक है। तो ये जो एक जनरल चीजें हैं वो आप यहाँ से याद कर लीजिएगा। ओके, दिस इज ऑल अबाउट वेग अनुसार स्थावर विष के लक्षण। अब हम नेक्स्ट क्लास में वेग अनुसार स्थावर विष की जो चिकित्सा है वो पढ़ेंगे। आई होप यू लाइक्ड इट। डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।